नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान में रखते हैं और क्योंकि भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे में भारत में चुनावों को काफ़ी अहम माना जाता है। चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है। चुनावों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी करना मुश्किल है। तो ऐसे में चुनाव की सारी विधियों को और सारी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, कई प्रयास किए जाते हैं। तो आज के इस अंक में हम स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2024 के विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित है श्री BS जागलान जी, IAS, और साथ ही आप हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के साथ आपके संपर्क को और आसान बनाने के लिए अब हम सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है। अब आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को और अन्य कई कार्यक्रमों को लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। और ऐसे ही दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों से खुद को अपडेटेड रखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे विस्तार में समझना चाहेंगे कि इस साल की, यानी कि अगर हम बात करें 1 जनवरी 2024 को ध्यान में रखते हुए स्पेशल समरी रिवीजन क्या है? स्पेशल समरी रिवीजन स्पेशली जो वोटर अभी 18 साल के हुए हैं, इसके अलावा 18 से 19 साल के जिनका वोट नहीं बना और ऐसे वोटर जिनका अभी तक वोट नहीं बना और वो एलिजिबल वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उनके लिए एक ये स्पेशल समरी रिवीजन किया जा रहा है चुनाव से पहले। इसका क्वालिफाइंग डेट का मतलब ये है कि ऐसी डेट जिस पे आप कम से कम 18 साल के हो रहे हैं, तो वो है 1/1/2024। जो भी वोटर 1/1/2024 को 18 साल के होंगे, होने वाले होंगे या उससे पहले होंगे, वो सब फॉर्म 6 भर के मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। जी सर। तो सर, क्या हमारे द्वीपों में स्पेशल समरी रिवीजन 2024 की शुरुआत हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल हो चुकी है पूजा। स्पेशल समरी रिवीजन की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई है। 27 अक्टूबर को हमने जो हमारा पुराना इलेक्टोरल रोल है, ड्राफ्ट रोल उसको हम बोलते हैं, उसका हमने पब्लिकेशन किया। वो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इसकी प्रति हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अवेलेबल कराई है और साथ के साथ ERO ऑफिस में इसकी प्रति उपलब्ध है। हमारे बाकी माध्यमों के प्रचार माध्यमों के ज़रिए भी हमने बताया है कि ये शुरू हो चुका है। इसमें मतदाता अपना नाम ऐड करने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं जी। अगर आपके किसी परिवार में किसी की मृत्यु हुई है या कोई शिफ्ट हुआ है या कोई किराएदार आपका चला गया है, तो उसके लिए आप फॉर्म 7 भर सकते हैं। वो मतदाता जिनके नाम में कोई त्रुटि है, एड्रेस में त्रुटि है, फ़ोटो में त्रुटि है, उसके लिए फॉर्म 8 भर के हमारे यहाँ दे सकते हैं। जी सर। तो इन सारी चीज़ों पर हम और विस्तार से आपसे जानेंगे। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और आज हम स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जैसे विभिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें आशा होगी कि आपके पास अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न रहा हो, कोई संदेह हो, तो आप हमें संपर्क ज़रूर करेंगे। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो सर, इस SSR 2024 या कहे स्पेशल समरी रिवीजन 2024 के तहत कौन कौन सी गतिविधियों पर मुख्य रूप से आपकी ध्यान है और साथ ही में इसे पूरा करने की प्रयास की जा रही है? इसमें पूजा हमने शुरू किया है, जैसे 27 अक्टूबर से मैंने बताया हमने शुरू किया है। इसमें हम लोग प्रचार माध्यम के जरिए भी ये बता रहे हैं कि सभी मतदाता अपना नाम ऐड करा लें जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। दूसरा, स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए गए हैं, नुक्कड़ नाटक जैसे अपना मरीना पे किया गया, बाकी कॉलेजेस में उन सब पे भी अवेयरनेस की गई।
साथ साथ हमने 27, 26, 27 नवंबर को विशेष अभियान चलाया, 2-3 दिसंबर को भी विशेष अभियान चलाया, जिसमें सारे BLO अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे रहे और जो भी संभावित मतदाता हैं उनके फॉर्म लेने के लिए वो वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट रहे। और उसमें हमारे पास कुछ फॉर्म आए भी हैं जिनका हम लोग डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसका नाम ऐड कर देंगे। जी, तो सर यहाँ आपने BLO का जिक्र किया है, तो इसके बारे में भी हम ज़रा समझना चाहेंगे कि BLO होते क्या है और इनका कैसे भूमिका होती है इस स्पेशल समरी रिवीजन के तहत। BLO पूजा ये बूथ लेवल ऑफिसर हम इनको बोलते हैं जी। ये मेनली एम्प्लॉय किसी दूसरे विभाग के होते हैं, बट वो हमारे विभाग का भी काम करते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या कुछ टीचर्स हैं, PBMC के एम्प्लॉयज़ हैं। इस तरह से कुल मिला के हमने 412 BLO अपॉइंट किए हुए हैं, क्योंकि हमारे पोलिंग स्टेशन भी 412 हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे एक अधिकारी को हमने BLO बनाया हुआ है। साथ के साथ ये भी प्रावधान है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी BLA अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो भी कुछ पार्टियों ने किया है, बाकी पार्टीज़ को करना है, क्योंकि जो ये सारी प्रक्रिया है पूजा, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होनी चाहिए। हम जिसका नाम ऐड करें, जिसका नाम डिलीट हो, ये एक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। और साथ के साथ जो भी हम प्रक्रिया करें वो सभी को पता होनी चाहिए। तो वो हमारा प्रयास है। जी, तो ये जो BLO है ये हमारे पूरे अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह में फैले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल फैले हुए हैं। पूजा में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ। इसमें हमारे टोटल 412 पोलिंग स्टेशन हैं, जो कि 346 बिल्डिंग्स में हैं। उनको प्रीमाइजेस कह सकते हैं या बिल्डिंग कह सकते हैं। तो ये टोटल पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेके साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक। हमने प्रयास किया है कि वोटर्स का वोट उसके नियरेस्ट होना चाहिए। इसमें ये जो मेन हमारा ध्येय है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, अपने राइट का प्रयोग करे, उसको अधिकार है मत डालने का, और वो मत डाले। लास्ट ईयर भी हमारा नेशनल एवरेज से थोड़ा सा कम परसेंटेज रहा था पोलिंग का, पुराने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे। इस बार हमारा प्रयास है हम उसको बढ़ा के नेशनल एवरेज से तो ऊपर ही जाएं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारा 75 से 80% तक वोट होना चाहिए। जी सर। तो सर इस स्पेशल समरी रिवीजन 2024 के तहत कौन कौन से लोग अब आकर इनरोल कर सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं? एक तो पूजा वो लोग, वो यंगस्टर्स, युवा जो अभी 18 साल के इसी साल में हुए हैं या 1/1/2024 को होने वाले हैं। क्षमा चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, आप बोले। हेलो जी सर। हेलो। हाँ मैडम, कुछ आवाज़ ही नहीं आता मैडम। अब आवाज़ आ रही है सर? अभी आ रही है। जी सर, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम जो है के गणेशन हूँ, मैं एक्स चेयरपर्सन PBMC हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जो रिविजन का जो टाइम जो है 9 तारीख तक दिया है, सबसे पहला बात तो ये है कि वो 9 तारीख को और भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का अवेयरनेस नहीं है ये जो नाम इंक्लूजन हो रहा है। पहला क्वेश्चन। नंबर 2 है 1982 में जो इलेक्टोरल, जो हमने इलेक्शन लड़के जीता, वो टाइम में जो इलेक्टोरल है, आज भी जो वही इलेक्टोरल है, उसमें कई आदमी मर गया है, उनका नाम सब डिलीट नहीं हुआ है, और हम लोग देने से तो उसको डिलीशन नहीं करते हैं। जी। तीसरा सवाल साहब को जरा बात कराइए। जी सर, आप अपना प्रश्न पूछे, उसके बाद सर आंसर करेंगे। तो प्रश्न तो वही पूछा ना मैडम, अभी ये जो रिविजन का टाइम जो है बढ़ाना है, दूसरा चीज जो जिसका भी इसमें डेथ हुआ है उनका नाम सब आज भी है, उसको डिलीशन करना है। जी। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉल में बहुत जन का नाम जो है चुका, अभी यंग जनरेशन का नाम चुका बच्चों का। अभी आदमी को फ्री राशन देता बोलने से आएंगे, इलेक्ट्रॉल में नाम भी को बोलने से नहीं आते, इसलिए डोर टू डोर जो है कैनवासिंग होना चाहिए। जी। इसमें एक तो जैसे आपने पहले ये प्रश्न उठाया कि बढ़ना चाहिए इलेक्टोरल रोल में, जो क्लोजिंग डेट है वो बढ़नी चाहिए। क्लोजिंग डेट नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है। वो इलेक्शन कमीशन में हम आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो डिमांड है वो हम पहुंचा देंगे।
दूसरे है जिनका नाम डेथ होगी, उनका नाम है, उसका मेरा बार बार पॉलिटिकल पार्टीज से मैंने मीटिंग की थी, सभी से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें फॉर्म 7 दे दें, एक ऐसी लिस्ट दे दें ताकि हम खुद भी BLO को भेज के उसको वेरीफाई करवा लें, ताकि वो वाला नाम हम लोग हटा पाएँ। हमारा भी ध्येय यही है कि इलेक्टोरल रोल पूरी तरह से प्यूरीफाई होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। जी, तो सर उम्मीद जो सर इलेक्टोरल में ऐसा नाम है जो नाम आई नहीं है, जैसे कि अभी हमारा वार्ड में 5200 आदमी का नाम है। 5200 आदमी में अलग डोर टू डोर हम जाने से 3200 3400 तक मिलेगा, बाकी आदमी का वह रोबोट नहीं है। इसलिए आप इतना जो काम करा रहे हैं उसको क्या डोर टू डोर एक बार करा दीजिए ना, इसका नाम विजिट करा दीजिए, एकदम इलेक्टोरल फर्स्ट क्लास हो जाएगा सर। ये भी हम लोग अभी जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डुप्लीकेट फोटोग्राफ नाम सिमिलर वाली एंट्रीज़ को चेक कर रहे हैं, वो एंट्रीज़ की लिस्ट हमारे पास है। वो एंट्री के माध्यम से भी बहुत सारी ये एंट्रीज चली जाएंगी, वो 4-5 हज़ार एंट्रीज हमारे पास है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसके बाद प्यूरिफिकेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है वो भी इस प्रक्रिया में भाग लें और साथ ही साथ हमें फॉर्म 7 या एक लिस्ट बना के दे दें ताकि इलेक्शन विभाग उस पर कार्रवाई कर पाए। इसमें आप म्युनिसिपल काउंसिलरों को भी इन्वॉल्व करिए, म्युनिसिपल काउंसिलरों को भी ये डायरेक्शन दीजिए, कम से कम उनका वार्ड में जो आदमी का डेथ हो गया क्या हो गया वो उनको अगर बोलने से ये भी ठीक रहेगा। क्योंकि मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सभी से निवेदन करता हूं, जिसको भी ऐसी सूचना है वो हमारे से शेयर करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और इलेक्टोरल रोल को अच्छा बनाएंगे। जी, तो सर उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। हमसे संपर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसे आप हमें बता रहे थे कि इस साल 2024 में स्पेशल समरी रिवीजन के तहत कौन कौन से लोग अपना नामांकन करा सकते हैं? इसमें पूजा जैसे सबसे पहले हमारा हो गया जो युवा अभी 18 साल के 1/1/24 को होंगे वो अपना नाम ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे युवा जो 18 से 19 के हैं जिन्होंने अपना नाम पहले ऐड नहीं करवाया वो करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ युवा जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुला है वो मेनलैंड से आए होंगे वो भी अपना नाम ऐड करा सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि कुछ वोटर्स पहले से ही एलिजिबल है बट उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो भी नाम ऐड करा सकते हैं। ऐसे वोटर जो मेनलैंड से यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए हैं किसी न किसी भी बाग में या मिलिट्री फोर्सेस में वो भी अपना नाम ऐड करा सकते हैं। तो इसमें इन सभी को मौका मिलेगा, वो सब अपना नाम ऐड कराएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार चुनने की प्रक्रिया में भाग लें, ये हमारी सबसे गुजारिश है। जी, तो सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 की जो स्पेशल समरी रिवीजन है क्या इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव आई है या कोई नए प्रावधान आदि आए हैं? पूजा ऐसा कोई नया प्रावधान मैं नहीं कहूँगा, प्रक्रिया को ज़्यादा सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा ऐसे सेक्शन समाज के जो वंचित हैं जैसे शेड्यूल ट्राइब है या दलित वर्ग के हैं या महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, जो कुछ डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी को जोड़ें। समाज कल्याण विभाग से हमने लिस्ट ली है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग भाई हैं बहन हैं उनको भी ऐड करने का हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी, तो सर जो आपके विभाग के द्वारा कई तरह के ड्राफ्ट्स आदि बनाई जा रही है इस स्पेशल समरी रिवीजन के अंतर्गत, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम आम नागरिकों की बात करें तो उनको कैसे सूचना मिलती है? ये सूचना हम लोग पूजा एक तो जो भी संचार के माध्यम है उनके माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, सोशल साइट्स, इसके अलावा हम साथ के साथ हमने डीओ को बोला है कि वो नुक्कड़ नाटक कराएं, कॉलेजेस में जाएं, हर कॉलेज में जो शिक्षक हैं छात्र हैं सबसे कांटेक्ट करें ताकि सभी को इस प्रक्रिया के बारे में पता चले। साथ ही साथ अभी हम एक स्कूलों में भी अभियान चलाएंगे, जो हमारे छात्र हैं उनमें हम अवेयरनेस लेके आएँ ताकि वो खुद एलिजिबल नहीं है तो अपने माता पिता परिवार के सदस्यों को बोलें कि आप वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो भी गणतंत्र की प्रक्रिया है, इलेक्शन की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है,
उसका हिस्सा बने, उसमें भाग लें और जो एक ट्रांसपेरेंसी है उसके माध्यम से वो इन सब प्रक्रियाओं का पार्ट बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी, तो मैं अपने दर्शकों को एक और बार याद दिलाना चाहूँगी कि आज हम स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल 2024 के विषय पर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच PS जागलान जी, जो कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचक अधिकारी है, वो बैठे हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की सवाल हो, कोई भी संदेह हो, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो सर, जैसे आपने कहा कि इन सारे ड्राफ्ट्स की सूचना जो है आम नागरिकों को कई तरह के माध्यमों से आप दे रहे हैं। तो अगर किसी को भी इस ऐसे ड्राफ्ट्स में किसी तरह की असहमति हो, सहमत ना हो, तो क्या ऐसी भी कोई प्रावधान रखी गई है आपके तरफ से कि वो ऑब्जेक्शन या क्लेम कर सके? हाँ, वो फॉर्म 7 के माध्यम से हमारे को वो सूचना दे सकते हैं। ये तो हो गया, आप एक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लिया आपके इंडिविजुअल, आपका पर्सनल किसी चीज़ में कुछ है, तो उस फॉर्म 8 के माध्यम से आप अपना नाम में त्रुटि है, कोई आपके पता में त्रुटि है, आपके फ़ोटोग्राफ में कोई इश्यू है, तो वो आप हमें फॉर्म 8 के माध्यम से दे सकते हैं, उसको हम लोग कैरी आउट कर देंगे। इसके अलावा पूजा में कुछ डिटेल्स वैसे ही बता दूं, क्योंकि सभी नागरिकों से मेरा संवाद जारी है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अंडमान में 3,08,206 टोटल वोटर हैं जी। इनमें से 1,61,449 पुरुष मतदाता हैं, 1,46,748 महिला मतदाता हैं। जो अदर्स या थर्ड जेंडर जिसमें बोलते हैं उसके 9 हैं। इनमें से हमारे पास काफ़ी सारी सूचनाएं हैं। 80 की उम्र से ज़्यादा के मतदाता, उनकी भी सूचना हमारे पास है। पूरे इलेक्टोरल रोल में 2,814 मतदाता 80 साल से बड़े हैं जी। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं वो हमारे पास 1954 है। इस सब मतदाताओं को हमने मतदाता सूची में चिन्हित किया हुआ है और इनके फैसिलिटेशन के लिए जैसे भी चुनाव आएगा तो हम एक विशेष प्रबंध करेंगे और इनको भी एनकरेज करेंगे ये भी अपने मतदान का प्रयोग करें। जी, तो कह सकते हैं कि हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए आए और एक ट्रांसपेरेंसी जो आपके विभाग द्वारा बार बार इसे करने की कोशिश की जा रही है वो किया जाए ताकि सरकार बनाने में और आसानी हो। तो सर, अब जो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है स्पेशल समरी रिवीजन के अंतर्गत 2024 में, तो ये कब और कहाँ पे प्रकाशित की जाएंगी? ये प्रकाशित जैसे मैंने ड्राफ्ट बोला वो 27 अक्टूबर को प्रकाशित किया जा चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दे दिया गया है, हमारे वेबसाइट पे भी है, इलेक्शन के वेबसाइट पे है। जैसे अब हमारे पास फॉर्म जमा करने का, क्लेम ऑब्जेक्शन देने का टाइम है वो 27 अक्टूबर से लेके और 9 दिसंबर तक है। इसके बाद इनको ERO और AERO डिसाइड करेंगे जिसकी जो भी शक्तियाँ हैं उसके आधार पे। फिर 5 जनवरी को इसको फाइनल पब्लिश किया जाएगा जी। तो उसके बाद वो फाइनल है जी। ये जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस करने की बात आपने हमें कही है, तो अगर कोई नागरिक करना चाहे तो उसे कहाँ जाकर अपने ऑब्जेक्शंस करने होंगे? उसके लिए पूजा हमारे पास एक तो माध्यम है, जैसे आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा सारी सूचनाएं भी उपलब्ध हैं। उसमें आप अपनी वोटर लिस्ट भी जनरेट कर सकते हो, अपने पोलिंग स्टेशन का पता कर सकते हो। दूसरे, आप BLO के पास जाके ये फॉर्म दे सकते हो। AERO, सभी तहसीलदार को हमने AERO बनाया हुआ है, उनके यहाँ कार्यालय में जाके आप दे सकते हो। ERO ADM साउथ अंडमान को ERO बनाया है, उसके कार्यालय में जाके आप ये जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन के फॉर्म दे सकते हो। DCs 3 DC हैं अपने यहाँ, 3 ज़िले हैं, उनमें हर ज़िले के DC को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया है, वहाँ भी आप ये फॉर्म जमा कर सकते हो। वो फिर उसको कंसर्न अधिकारी के पास भेज देंगे और उसको उसकी पड़ताल करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। जी सर। तो सर, जैसे आपने अभी चर्चा के दौरान कई तरह के फॉर्म्स का जिक्र किया है, तो इन सारे फॉर्म्स के बारे में भी हम ज़रा विस्तार से जानना चाहेंगे। इसमें पूजा जैसे हम बार बार फॉर्म 6 का नाम ले रहे हैं। फॉर्म 6 के माध्यम से आप मतदाता सूची में अपने नाम को
ऐड कर सकते हैं। 6A में ऐसे नागरिक जो भारतीय मूल के नागरिक हैं और विदेश में रहते हैं वो अपना नाम ऐड करा सकते हैं। फॉर्म 7 के माध्यम से आप डिलीशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर्म 8 के माध्यम से आपके नाम में कोई त्रुटि है, फोटोग्राफ में कोई त्रुटि है, आपके एड्रेस में कोई त्रुटि है, उसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। जी सर। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल और ऐसा करना चाहूँगी जो कि कई बार कई नागरिकों के मन में संदेह होता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि कई बार ऐसे कई वर्कर्स जो है हमारे अंडमान निकोबार में आते हैं जो बाहर के स्टेट से होते हैं। तो अगर ऐसे लोग हमारे अंडमान में आते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी अपना वोटर आई कार्ड में अपने एड्रेस को चेंज कराने की, अपडेट कराने की आवश्यकता होगी? उसके लिए भी उनको अपना फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 में एक डिक्लेरेशन आता है पीछे साथ के साथ, उसमें ये बताना पड़ेगा मेरा पहले वोट फलाना जगह पे, फलाना सीरियल नंबर पे, फलाना उसमें है, तो वहाँ बता सकते हो आप। तो वो देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्म 7 जनरेट होगा। जो ही अनएमर्ड होगा तो वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जी सर। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे अंडमान में ही अगर कोई व्यक्ति अंडमान के अंदर में ही कोई एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट हो रहा है, तो क्या ऐसे में भी उन लोगों को भी अपना एड्रेस को अपने वोटर आई कार्ड में चेंज कराने की ज़रूरत है? अच्छा है, वो करवा लेंगे तो उसको मतदान में काफ़ी सुविधा रहेगी। वो जहाँ पे वहीं पे मतदान कर पाएगा। अदरवाइज़ उसका वोट जहाँ पे पुरानी जगह पे उसको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसा करने का भी प्रावधान है, वो करवा सकते हैं। जी। और एक सवाल है जो कई बार कई लोग पूछते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वीपों से कई लोग कुछ निर्धारित समय के लिए बाहर जाते हैं, या फिर खासकर जो हमारे बच्चे होते हैं पढ़ाई के सिलसिले में वो बाहर जाते हैं, फिर वो वापस आ ही जाते हैं हमारे द्वीपों में। तो ऐसे में भी क्या अपडेट करवाने की आवश्यकता पड़ेगी? उसमें पूजा अगर वो यहीं पे आके वोट देना चाहते हैं तो उसमें संभवतः आवश्यकता नहीं है। अगर मान लिया वो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ पे नाम है और मेनलैंड पे रहते हैं, तो वहाँ जाके उनको अगर वहाँ वोट करना चाहते हैं तो वहाँ नाम ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ वाला नाम हटाना पड़ेगा। जी तो ये है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ये है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए, जिस जगह पे वो नाम ऐड करवाना चाहता है वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। तो यही रिक्वायरमेंट है। जी। और जैसे आपने कहा कि फॉर्म 6 के माध्यम से जो नए नामांकन है वो कराए जा सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति नामांकन कराना चाहता है तो उसको फॉर्म 6 के साथ और कौन कौन से दस्तावेज या कई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे? उसमें पूजा 2 डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। एक तो अपना आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट और एक एज का प्रूफ, जी, रेजिडेंस का प्रूफ, ये ही करने पड़ेंगे। ठीक है। उसमें हम जैसे आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए हम लोग जैसे आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इवन आपका बैंक का पासबुक हो सकता है। कई लोगों के पास बाकी डॉक्यूमेंट नहीं तो वो बैंक का पासबुक भी एक्सेप्ट करते हैं। एज के प्रूफ के लिए आपके पास आपका अगर मान लिया बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छा, 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, अगर आधार कार्ड में आपकी डेट लिखी है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वो हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड में सभी की डेट लिखी रहती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। जी। तो अगर एक बार आवेदक फॉर्म सबमिट कर देता है नामांकन के लिए, तो कितने दिनों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है? प्रक्रिया जैसे अभी हमारा 9th को क्लेम ऑब्जेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सारे वैसे EROs और AERO साथ के साथ साइमल्टेनियसली इस पे काम जारी है, तो वो साथ के साथ ही वो प्रक्रिया चालू है। इसमें मेन जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जैसे मान लिया डिलीशन वाला है तो उसमें 15 डेज़ का नोटिस देना है। जी। इसमें अभी हमने लगभग 3500 नोटिसेस डिफरेंट मतदाताओं को भेजे हैं। उन नोटिसेस का रिप्लाई अगर मतदाता वहीं पे है, वो अपना रिप्लाई देता है तो उन पे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें एक सुनवाई का भी प्रावधान है, उसमें ERO लेवल पे सुनवाई होती है। वो सुनवाई के बाद उस पर फिर फॉर्म पे कार्रवाई हो जाती है। फॉर्म 6 में हम सिर्फ उसका वेरीफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट सब ठीक हैं, वो वहीं पे रहता है, तो उसमें नाम ऐड कर देते हैं। जी। और अगर सर कोई
नागरिक या कोई आवेदक ये जानना चाहे कि उसकी जो फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक का जो प्रक्रिया पहुंची है, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान आपके विभाग द्वारा की गई है? बिल्कुल, सारी प्रक्रिया हम लोग डिजिटली करते हैं। उसमें वोटर हेल्पलाइन आप डाउनलोड करें, उस पर आपका यूनिक जो नंबर आपकी एप्लीकेशन का वो डालेंगे तो आपकी स्टेटस उसमें मिलेगी। इसके अलावा उसका स्टेटस आप voterportal.eci.in पे भी कर सकते हैं, eci.in पे भी कर सकते हैं। और अगर मान लिया कोई ऑफिस में नहीं आ सकता तो 1950 पे भी कॉल करके आप अपनी स्टेटस पता करवा सकते हैं। जी सर। तो सर, जो स्पेशल समरी रिवीजन 2024 के पंजीकरण के दौरान हम अपना EPIC नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? EPIC नंबर जब आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा तो उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रिंटर स्पेसिफाई किए हुए हैं। हमारा प्रिंटर हैदराबाद में है। अभी हमारे पास 8102 इलेक्शन आई कार्ड छप के प्रिंट होके आए हैं। वो कार्ड हमने सबसे पहले डाक विभाग के माध्यम से बांटने के लिए डाक विभाग को दिए हैं। उसमें से डाक विभाग ने लगभग 1000 कार्ड पहले से ही बांट दिए हैं, बाकी बांटने की प्रक्रिया जारी है जी। जो भी कार्ड वापस आएंगे उसको फिर हमारे BLO घर पे जाके देंगे, डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे। अभी हमारे पास 3484 ऐसे एंट्रीज़ अवेलेबल हैं जिनका एपिक बनना है। वो एंट्रीज़ भी हमने प्रिंटर को दे दिया, वो भी हमारे पास अगले सप्ताह में आ जाएंगे, वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी जिन मतदाताओं का नाम ऐड होगा उनके एपिक प्रिंट होने के लिए पब्लिकेशन के बाद जाएंगे, तो उसको भी हम भेजेंगे और वो सब भी सभी मतदाताओं को प्राप्त होंगे। जी सर। तो आखिर में एक छोटा सा सवाल आपसे संक्षिप्त में इसका उत्तर चाहेंगे कि इन सारी प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर जो फाइनल रोल है वो प्रकाशित की जाएगी? फाइनल रोल प्रकाशित करने का डेट पहले से ही तय किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, ये 5 जनवरी को किया जाएगा, तो वो पहले से ही तय है। जो प्रोग्राम हमने निकाला है तो 5 जनवरी को होगा। जी। और अगर सर मैं अपने मतदाता सूची जो प्रकाशित होगी उसमें अपना नाम जांच करना चाहूँ या चेक करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? वो आप वोटर हेल्पलाइन के थ्रू भी कर सकते हो। हमारे जो CO ऑफिस का वेबसाइट है co_gov.in, तो उस पर भी आप कर सकते हो और ECI के वेबसाइट पे भी आप कर सकते हो। ये सूचनाएं अवेलेबल है। जी। तो सर, कई बार एक और सवाल जो हमारे मन में आता है कि हमारे पास तो EPIC नंबर मिल चुका है, हमारे पास आ गया है, तो क्या इसके पश्चात भी हमें हमारी नाम जांच करने की या चेक करने की आवश्यकता है? सावधानी के लिए ज़रूर चेक करना चाहिए। EPIC मिलना आपका ये है कि आपका उस समय मतदाता सूची में नाम था जी। अब है या नहीं, उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा सभी से सुझाव है अपना नाम चेक करें। अगर कोई भी आपको त्रुटि नज़र आए या कोई भी नाम में, फ़ोटोग्राफ में, एड्रेस में कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करवाएं। जी। उसके लिए आप फॉर्म 8 भरें, वोटर हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको आने की भी ज़रूरत नहीं, उसके माध्यम से आप घर बैठे अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा जी। तो सर, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने चर्चा की थी कि कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ निर्धारित समय के लिए ही लोग यहाँ से वहाँ स्थानांतरण करते हैं या शिफ्ट होते हैं, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि ये अपडेट वगैरह कराने से अच्छा है कि हम एक और बार नए से नामांकन करा लें। तो क्या ऐसा करना संभव है? क्या एक बार रजिस्टर्ड नाम रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति दोबारा से अपना नाम रजिस्टर करा सकता है? पूजा, इसमें नाम एक ही जगह होना चाहिए। अगर आपका नाम 2 जगह है तो वो एक ऑफेंस है जी। उसको दंडित किया जा सकता है। तो मेरा सभी से सुझाव है अपना नाम एक जगह ही रखें। अपना जब भी आप दूसरी जगह नाम ऐड करवाने के लिए दें तो वहाँ पे अपना डिक्लेरेशन भरें, उसमें अपने पुरानी कहाँ पे आपका वोट है, किस सीरियल नंबर पे है, किस पोलिंग स्टेशन में है, किस असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में है, वो सूचनाएं दें जी। उसके माध्यम से ऑनलाइन वो दूसरी जहाँ का भी वो मतदाता है पुराने वाला वहाँ पे चला जाएगा सिस्टम के माध्यम से और उस पर कार्रवाई होगी, तो आप सुरक्षित रहेंगे। जी।
तो सर, जैसे आपने बार बार कहा है कि हम जो है हमारे इलेक्शन जो प्रोसीजर है इसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट रूप से करने की बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं करके, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत करना चाहता है तो क्या ऐसा करना संभव है, कर सकते हैं? अगर हाँ तो कहाँ करें? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें हमारा जिला निर्वाचन अधिकारी है, जिला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, अपने 3 डीसीज हैं तीनों ज़िलों में, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया। उसके यहाँ पंजीकरण अधिकारी की अगर कोई शिकायत है तो वो कर सकते हैं। सी ऑफिस में भी कर सकते हैं, हमारे कार्यालय में भी कर सकते हैं। और अगर मान लिया आपका इलेक्टरल रोल से रिलेटेड कोई अपील है, ईआरओ ने डिसाइड किया है, तो उसकी अपील आप डीओ के यहाँ कर सकते हैं जी, तो उसका भी प्रावधान है। जी जी। तो सर, सवाल तो काफ़ी है मगर समय का ज़रा अभाव है, फिर भी जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को जो आज देख रहे हैं, हमारे नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें। इसके अलावा आपके परिवार में जो भी युवा यंग बच्चे हैं उनका नाम ऐड करवाएं जो 18 साल से बड़े हैं। नाम ऐड होने के बाद मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप जो भी निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आप ही जो सरकार है आप चुनते हैं। आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और सोच समझ के मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मेरी यही आप सबसे निवेदन है। जी, तो सर आज आप हमारे बीच आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें इस विषय के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी। इसके लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीति और चुनाव एक दूसरे का पूरक का कार्य करते हैं और ये किसी भी लोकतंत्र को सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आपसे बस इतना ही उम्मीद रहेगा कि आप भी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्ण रूप से पूरा करें और साथ ही हमारे आने वाले जो चुनावी उत्सव है उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।